और जयपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई। कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। देर रात एक फार्म हाउस पर छापेमारी की गई। फार्म हाउस में कसिनो, शराब पार्टी और डांस चल रहा था। करीबन 15 लड़कियों सहित 50 से ज्यादा को पकड़ा गया है। पैसे, हुक्के, फ्लेवर और कसिनो टेबल बरामद किए गए। 12 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के लिए फार्म हाउस बुक करवाया गया था। और ये तस्वीरें उस फार्म हाउस की, ये जो मुंह छिपाए तमाम लोग इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल एक एक से जानकारी जुटाई जा रही है, कौन कहां से पहुंचा है। और जो जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है उसके मुताबिक 2 दिन पहले फार्म हाउस बुक करवाया गया था। 15 लड़कियां भी यहां पर जो है वो मिली हैं। साथ ही साथ ये टेबल जो आप देख सकते हैं, कसिनो टेबल इसे कहा जाता है। इसके ऊपर बैठ के, अगर आम भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो जुआ खेलने की ये टेबल है। और हुक्के, फ्लेवर, तमाम दूसरे सामान भी यहां पर बरामद किए गए। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 12 से 15 के बीच में लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर मौजूद थी। कौन कहां से पहुंचा है, किसका फार्म हाउस है, क्या यहां पर पिछले 2 दिनों से चल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोकल पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं थी। विष्णु, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अब तक जो अपडेट है वो ये है कि दोपहर के बाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा या फिर कमिश्नर के कोई और अधिकारी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी घटना की जानकारी देंगे कि किस तरीके से कल देर रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या इनपुट्स पुलिस को मिले थे और क्या नेग्लिजेंस जो है स्थानीय पुलिस की रही। तो ये सब कुछ जो है दोपहर के बाद सूचना प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। दूसरी बात, अब तक की जानकारी में सामने है कि दिल्ली की इवेंट कंपनी जो है इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित करवाई थी, जो कि देश के कई हिस्सों में जो है इस तरह की जो इवेंट्स को आयोजित कराती है। तो इसी आधार पर दिल्ली की कंपनी को पुलिस ने वो किया है। दूसरी बात, तीसरी बात, इस फार्म हाउस में हैदराबाद के अलावा कुछ 1-2 जगह के जो ऑफिसर्स रैंक के माना बताया जा रहा है फिलहाल अभी तक की अधिकारी भी इसमें, 1-2 अफसर भी इसमें पार्टी में आयोजित हुए थे। वहीं लोकल दिल्ली और आसपास के जो युवक युवतियां हैं वो उसमें आए थे। इसके अलावा डांस के लिए, डांस बार जो गर्ल्स है वो दिल्ली से बाहर से बुलाई गई थी। करीब 15 से 20 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है और लोकल जो गांव के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी इस कार्रवाई में आए थे। जी विष्णु, यानी कि ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस कुछ नहीं बता रही है, ये लोग कौन थे, किसका फार्म हाउस था, किसके नाम पर बुक किया गया था, क्या प्रोग्रामिंग यहां पर होनी थी, किस तरह के कार्यक्रम यहां पर चल रहे थे। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस ने कुछ नहीं बताया। जी बिल्कुल, पुलिस ने इससे पहले भी कोई जानकारी नहीं, सिर्फ इतनी ही जानकारी सामने आई कि जयपुर के नॉर्थ जिले में जयसिंहपुर थाना इलाका है, जहां पर सायपुरा बाग एक जगह है, जहां पर फार्म हाउस में ये डांस बार, कैसीनो वगैरह सब कुछ चल रहा था। 2 दिन के लिए डांस जो फार्म हाउस से बुक कराया गया था, चूंकि वीकेंड का दिन था, ऐसे में शनिवार और रविवार ये 2 दिन इस पार्टी के लिए चुने गए थे ताकि बाहर से लोग आए और आकर के वो अपने विलासिता का जो जीवन जिस तरह का होता है, जो शान शौकत जिससे होती है, जिसमें डांस भी चल रहा है, कैसीनो भी चल रहा है, ताश पत्ती चल रहा है, जुआ चल रहा है, सब कुछ वे मौज मस्ती करें यहाँ पर। तो और जो बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स थे, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए वगैरह वगैरह, इस तरह के गानों के ऊपर ये जो कल पूरी पार्टी आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोकल जो वहाँ पे जो फार्म हाउस में जो लोग मौजूद थे उनको बिल्कुल भी जरा भी भनक नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर रेड डालेगी। अब इसे स्थानीय पुलिस की नाकामी कहें या फिर उनको पता था कि इस तरह के फार्म हाउस में पार्टी आयोजित होगी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए शायद संभवतः जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच यानी जो CST है उसकी सूचना के ऊपर ये कार्रवाई की गई। CST ने ही सूचना दी और वहां जाके कार्रवाई की। उसके बाद लोकल पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और सभी जो करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो लग्जरी गाड़ियां हैं, करीब लाखों रुपए जो कैश वहां से बरामद हुआ है, 150 से 200 पत्तियों की जो गड्डियां हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। तो तमाम चीजों को जब्त करके थाने पे ले जाया गया। वहां पे अब कानूनी जो कागजी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में अब दोपहर के बाद में एडिशनल पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता करेंगे और पूरा खुलासा करेंगे किस तरह से इस पार्टी का आयोजन किया गया, कौन दिल्ली की कंपनी है जो इस पार्टी का आयोजित करवाती है, किस तरह से लोगों को इससे जोड़ा जाता है, जोड़ करके कितनी बड़े अमाउंट के अंदर, कितना अमाउंट 2 दिन की पार्टी के लिए उनसे लिया गया था, प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया था। तो तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सामने आएंगे। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये तस्वीरें राजधानी के एक फार्म हाउस की, कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई की देर रात इस फार्म हाउस पर, और लोकल पुलिस को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं। बीकानेर में जर्जर मकान गिरा। जर्जर मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। अचानक तेज आवाज के साथ मकान गिर पड़ा। पड़ोस के मकान को खाली करवाया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने रास्ता बंद करवा दिया। हादसे में जानमाल की हानि नहीं हुई। शहर के चायपट्टी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर में एक जर्जर मकान गिर पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुराना मकान था, हालांकि जो पड़ोस में लोग थे उन्हें खाली करवाया गया है ताकि किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे। जर्जर अवस्था में यह मकान था जो कि गिर पड़ा। बताया जा रहा है हादसे में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शहर के चायपट्टी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। विक्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, पुराना मकान था, चूंकि क्या पहले से जानकारी थी कि मकान गिर सकता है? मकान उस समय खाली था, कोई रह नहीं रहा था वहां पर? जी निश्चित रूप से आसिफ, ये बीकानेर शहर का जो अंदरूनी इलाका है चायपट्टी, वहाँ की ये घटना है। और पुराना शहर जो है बीकानेर का, उसमें इस तरह के कई जर्जर मकान हैं, क्योंकि कई मकानों के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं और वो लंबे समय से जो मकान बंद पड़े हैं। इसी तरीके से ये मकान भी था जो पूरी तरीके से बंद ही था, लेकिन क्योंकि पुराने जर्जर मकान होने की वजह से जो है इन दिनों जो बारिश आई और उसके बाद जो धूप निकल रही है, तो ऐसे में जो है कई मकानों के लिए ये खतरा बनता है। और आज सुबह जो 8 बजे के करीब ये घटना हुई और उसमें एक धमाके के साथ जो है ये मकान ढह गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस में जो एक मकान था उसमें जो है वो काफी दरारें भी आई है। तो इसकी वजह से जो पुलिस ने वो पड़ोस का मकान है उसे खाली करा दिया गया। लेकिन बड़ी बात यही है कि बीकानेर में ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं जिनमें इस तरह के पुराने मकान गिर चुके हैं। लेकिन प्रशासन और नगर निगम केवल बारिश के सीजन में एक नोटिस देकर अपनी तीसरी कर लेता है, जबकि इस तरह के कई मकान आज भी बीकानेर शहर में हैं जो कब भी गिर सकते हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झुंझुनू में आग का गोला बनी कार। स्कॉर्पियो गाड़ी आग का गोला बन गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। खिदरसर गांव के पास अचानक कार में आग लग गई। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर खिदरसर गांव की, जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है चालक इस गाड़ी से कूद चुका था। दमकल की गाड़ी मौके पर बुलाई गई, पुलिस को मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी खाक हो चुकी थी। झुंझुनू के खिदरसर गांव में इस गाड़ी में यह आग लगी। किसी तरह का कोई जनहानि नहीं, इसमें पुलिस को सूचना दे दी गई। दमकल जब तक पहुंची पूरी गाड़ी जल चुकी थी। और कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए झुंझुनू से। कृष्ण, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर और कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? जी मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का जो चालक था वो महेंद्र सिंह स्कॉर्पियो लेके बिसाऊ से झुंझुनू की ओर जा रहा था। तभी खिदरसर गांव के पास पहुंचा तो गाड़ी में अचानक से आग लग गई और जो चालक है महेंद्र सिंह, उसने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करते हुए कूदकर जान बचाई। और साथ ही उसने बिसाऊ नगर पालिका की दमकल और बिसाऊ पुलिस को भी इसकी सूचना दी। जब तक बिसाऊ नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। हालांकि जो ड्राइवर है उसके पैरों में जरूर थोड़ी बहुत जलने के निशान हुए हैं, बाकी ड्राइवर सकुशल है। जानकारी मिल पाई कृष्ण की गाड़ी में आग लगी कैसे?
इस संबंध में जो बिसाऊ थानाधिकारी है कमलेश, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अचानक से ही जो आगे है कुछ जो स्मेल आना शुरू हुआ और फिर उसके बाद जैसे जैसे चालक ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की उससे पहले ही गाड़ी है वो आग पकड़ चुकी थी। तो संभवतः जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में नहर में एक ट्रैक्टर गिर गया। ईंटों से भरा ट्रैक्टर पुल टूटने के कारण नहर में गिरा। गोवर्धन कैनाल नहर का पुल टूटकर गिरा। लंबे समय से जर्जर हालत में ये पुल था। गांव सांतरुक के लिए जाने का रास्ता बंद हो चुका है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ईंटों से भरा ये ट्रैक्टर था, पुल पे से गुजर रहा था और इसी की वजह से पुल गिर पड़ा। चूंकि पुल पुराना था, जर्जर था, तो पुल वहां से गिर गया। अब दो गांव के बीच जो रास्ता था, जो कनेक्टिंग वे था, वो अब टूट चुका है और आवाजाही रुक चुकी है। तो भरतपुर में ये दो गांव को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया एक पुल, काफ़ी पुराना पुल था, जहां से दो गांव के लोग एक दूसरे के गांव में आते जाते थे। लेकिन अब ये पुल एक ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से भर भराकर गिर पड़ा। दीपक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, इस पुल के गिरने की वजह ये ट्रॉली ही रही जो ईंटों को लाद कर ले जा रही थी? देखिए आसिफ, ये लंबे समय से जो पुल था वो पुराना था और काफी जर्जर अवस्था में ये पुल हो गया था। और तो वहां से जो वाहन गुजरते थे उनको लेकर के हादसे की जो आशंका थी वो बनी रहती थी। और ऐसे में ग्रामीणों ने कई बार इसकी जो शिकायत थी वो प्रशासन को की थी। और आज जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटों से भरकर के गुजर रहे थे तो अचानक ही जो पुल था वो गिर गया और जो ईंटों से भरी हुई ट्रॉली थी वो भी नहर में गिर गई। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। फिलहाल ग्रामीण भी वहाँ मौजूद है क्योंकि गांव के आने के जाने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब किसी भी प्रकार से गांव के लिए जाने की जो व्यवस्था है वो नहीं हुई है। अब ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से कहा गया है, देखते हैं कि प्रशासन कब तक इस पुल की जो है मरम्मत कराता है, जिससे आने जाने की जो व्यवस्था है वो शुरू हो चुके। क्योंकि दूसरा जो गांव का रास्ता है उसमें पानी भरा हुआ है और अभी भी वहां पर जो ट्रॉली नीचे गिरी हुई थी उसको निकालने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है और लगातार वहां पर ग्रामीणों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात झुंझुनू की, जहां दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए शुक्रवार देर रात राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित शमशेर खान ने बताया कि उसके भाई ने गुरुवार रात गांव के एक दुकान से 5 पैकेट दही लेकर आया था। इसको खाने से सभी लोगों की रात को तबीयत बिगड़ गई। तो एक परिवार के 7 लोग एक साथ एडमिट हैं। माना जा रहा है दही इसकी वजह है। दुकान से दही लाई गई थी, 5 पैकेट लेकर आए गए थे, सभी घर वालों ने खाया और उसके बाद की ये तस्वीरें, सभी इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक बार फिर से रुक करते हैं कृष्ण की तरफ, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण, क्या ये मामला फूड पॉइजनिंग का है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? मेरी आवाज मिल रही है कृष्ण आपको? ये पूरा मामला है, ये मैनसर गांव का है और जो पीड़ित शमशेर है उनके बड़े भाई ने बताया कि रात को ही उनका भाई है वो दुकान से दही के 5 पैकेट लाया था और वो पूरे परिवार के सदस्यों ने दही खाया। उसके बाद दही खाने के बाद परिवारिक के सदस्य हैं उनको दर्द, उल्टी, जी मतलाने और चक्कर आने जैसी शिकायत हुई। इसके बाद सभी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो मैनसर के सरकारी अस्पताल में गए और वहां पर तबियत बिगड़ने लगी तो उनको चूरू के भरतिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां इन सभी का इलाज जारी है। कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और अब बात सीकर की, जहां के नीम का थाना इलाके में शराब के ठेके पर कुछ युवकों के बीच हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया। यहां पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन एक सरपंच का बेटा थाने पहुंचा और एक आरोपी की थाने में घुसकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। थाने के हेड कांस्टेबल ने आरोपी सरपंच के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच नीम का थाना डीएसपी को सौंपी गई है। जयपुर छात्र संघ चुनाव 2022 आरयू में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी कल अपना नामांकन जमा करवा सकेंगे। 23 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 23 अगस्त को ही नामांकन पत्र वापस लेने का समय रहेगा। नाम वापसी जांच के बाद जारी की जाएगी नामांकनों की सूची। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, चूंकि 23 अगस्त को जो है वो नामांकन वापस लेने की भी जो है वो डेट है और उसी के बाद फाइनल होगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस बात की भी संभावना है लवली कि कुछ नामांकन पत्र वापस भी लिए जाए? हाँ देखिए, बिल्कुल जो जिन लोगों के द्वारा नामांकन जमा कराया जाना है, अभी वैसे करीब दर्जन भर लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये 23 तारीख के बाद, जैसा कि आपने कहा, तभी स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि नामांकन वापसी की जो तारीख है और नामांकन वापसी के साथ में जो स्क्रूटनी की डेट है वो भी 23 तारीख है। तो स्क्रूटनी के बाद ही तय हो पाएगा, ये मुकम्मल हो पाएगा कि कौन कौन लोग चुनाव के मैदान में, चुनाव के समर में जो है आमना सामना करेंगे और अपने वर्चस्व की जो लड़ाई है, जो छात्र संगठन जो लड़ रहे हैं, वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं और बाकी प्रत्याशी हैं वो पिछले चुनाव के मुकाबले जो है इस बार भी ठीक उसी तरह से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालात कमोबेश ऐसे ही बनते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर के दोनों ही प्रत्याशी जो है एबीवीपी और एनएसयूआई के। एनएसयूआई में बागी जो है वो ज्यादा है, एबीवीपी अपने संगठन को अनुशासन में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्हें दोनों ही जगह से टिकट नहीं मिला या कोई आस नहीं मिली, वो चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं फिलहाल तो, और डटने के साथ साथ ही उनके साथ में जो स्ट्रेंथ है वो भी नजर आ रही है। तो उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद निर्दलीय प्रत्याशी और बागी प्रत्याशी जो है वो संगठन के कहीं टिकटों पर भारी ना पड़ जाए, उन प्रत्याशियों पर भारी ना पड़ जाए। क्योंकि पहला ऐसा इतिहास रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का कि जब अचानक ही छात्र शक्ति का मन बदलता है और छात्रों का मन बदलने के बाद में जो उनका वोट होता है वो निर्दलीय के पक्ष में ज्यादा जाता है। साल 2019 में पूजा वर्मा जो थी वो 3rd नंबर की कैंडिडेट मानी जा रही थी, उसे एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो कामयाब हुई और निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीती और कोरोना के काल में 3 साल तक छात्र संघ की अध्यक्ष रही। तो ऐसे में सभी की नजरें 23 तारीख पर होगी। 22 तारीख को नामांकन जमा होगा और 23 को यह तय हो पाएगा देर शाम तक कि आखिर कौन कौन मैदान में रहेगा और 26 को किन के पक्ष में मतदान जो होगा उसका जो परिणाम है वो 27 तारीख को सामने आएगा। जी लवली, क्या इस बार भी ऐसी उम्मीदें हैं कि चूंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की पीछे की अगर इतिहास को देखें तो निर्दलियों ने बाजी बारी है, तो क्या इस बार भी इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आसिफ, जैसा कि आप खुद भली बात वाकिफ है जयपुर की इस यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर किस तरह के हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही कोशिश कर रही है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का, मगर निर्दलीय प्रत्याशी उन पर अभी आज के देश में माहौल बनाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि कहीं निर्दलीय प्रत्याशी फिर से बाजी ना मार जाए, कहीं बाजी ना मार जाए, क्योंकि एनएसयूआई में टिकट वितरण को लेकर के आधा दर्जन लोग नाराज चल रहे हैं और उनमें खुल करके जो बगावत की है वो की है
मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल ने, और निहारिका जोरवाल अब मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मान मनोबल का दौर सरकार के स्तर पर चल रहा है, मुख्यमंत्री ने बात भी की, बताया जा रहा है कि उनके साथ में मुरारीलाल मीणा के साथ में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि निहारिका जो है वो मानने के लिए तैयार है। और ऐसे में बागी अगर प्रत्याशी के तौर पर वो उतरती है तो जाहिर तौर पर एनएसयूआई का वो बड़ा नुकसान करेगी, एबीवीपी के वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव 2022 जोधपुर में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष पुलिस हिरासत में, रविंद्र सिंह भाटी पुलिस हिरासत में लिए गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी गई। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या सूचना इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, बात करें तो जोधपुर में जो छात्र संघ के चुनाव है उसको लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है। वहीं अगर बात करें तो जो पुराना परिसर है ओल्ड कैंपस, उसमें जो चुनाव बूथ स्थापित नहीं किए जाने को लेकर जो छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जो है पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने उनसे समझाइश की कि आपका विरोध प्रदर्शन हो चुका है और अब यदि विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको परिसर से बाहर जाकर जो चुनावी कार्यालय है उससे दूर जाकर जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि हाँ, शिकायत है वहीं पे हम प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर दोनों में जो पुलिस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच जो है थोड़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब जो है इसके बाद जो है चुनावी मामला लगातार गरमाता जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी जब गिरफ्तार किए गए तब आप देख सकते हैं वीडियो में वो बोल रहे हैं कि इस तरह से गिरफ्तार करके तानाशाही करके क्या आप छात्र संघ चुनाव करा लेंगे। कहीं ना कहीं वो पुलिस को चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब छात्र जो है आक्रोश रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जोधपुर में अभी थोड़ी देर बाद जो है कॉलेज के छात्र जो है आक्रोश रैली निकालने की बात कर रहे हैं। विरोध जो है किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर। बीती रात चोरों ने ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाई, दुकानों से लाखों के जेवरात पार किए, करीब 2 किलो चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सावरिया ज्वेलर्स को निशाना बनाया। आमेठ कस्बे के मुख्य लक्ष्मी बाजार की यह घटना है। राजसमंद के ज्वेलरी शॉप में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में चोरी की गई। बीती रात चोरों ने, अल्केश हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। अल्केश, क्या अपडेट इस चोरी को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये अमेठ कस्बे की घटना है। अमेठ कस्बे में बीती रात को चोरों ने धमाल मचाई और मुख्य बाजार, जो अमेठ का जो मुख्य बाजार है, वहां पर जो एक ज्वेलर्स की दुकान थी, वहां पर जो चोरों ने सेंधमारी की और करीब 2 किलो चांदी, जिसकी अभी तक पुष्टि हो चुकी है, और सोने के जो आभूषण है उसकी अभी फिलहाल जो पुलिस क्योंकि मौके पर पहुंच चुकी है, ज्वेलर्स भी जो पीड़ित ज्वेलर थे वो भी मौके पर पहुंच चुका है और इसकी काउंटिंग की जा रही है कि कितना सोने का सामान गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है क्योंकि अमेठ कस्बे के जो मुख्य बाजार है लक्ष्मी बाजार, वहां पर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया है और बीती रात जो करीब 2 किलो चांदी और सोने की बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण भी लेके गए हैं। और इसकी जानकारी जो पीड़ित ज्वेलर था उसको सुबह के वक्त तब मिली, तब वो वहां पर दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान खोलकर देखी तो ताला टूटे हुए थे और अंदर जो आभूषण थे वो सब गायब मिले। इसकी सूचना पुलिस को दी और आमेठ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आमेठ पुलिस और जो पीड़ित ज्वेलर जो है वो वहां पर काउंटिंग कर रहे हैं कि सोने का कितने आभूषण चोरी हुए हैं। अल्केश, चूंकि ज्वेलरी शॉप पर यह चोरी की गई है, आमतौर पर आजकल जितनी भी ज्वेलरी शॉप हैं अपने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करती हैं, किसी तरह के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके? अभी फिलहाल क्योंकि आमतौर पर
जो आमेर कस्बे के बाजार हैं वो करीब 9 से 9:30 बजे तक बाजार खुलते हैं। ऐसे में व्यापारी सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुंचा था तो उसने दुकान के ताले टूटते देखकर उसको चोरी का आभास हुआ और अंदर उसने दुकान खोलकर देखा तो उसे सामान वहां पर गायब मिला। तो उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस फिलहाल जो है पुलिस की जो क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, पुलिस वहां पर मौके पर ये अंदाजा लगा रही है कि कितना सामान चोरी हुआ है। वहीं पुलिस की दूसरी जो टीमें हैं वो टीम में जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मार्केट में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके आधार पर ये तलाश कर रही है कि कौन चोर है और उनका हुलिया की तलाश कर रही है ताकि जिसके आधार पर जल्द से जल्द चोरों तक पहुंचा जा सके। जानकारी के लिए अल्केश आपका धन्यवाद। जोधपुर के देचू से एक खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों का आतंक। देचू थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात हुई। पूर्व सैनिक के घर में चोरों ने चोरी की। एक मकान पर धावा बोला। करीब 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी, 8 लाख रुपए नगद पार कर लिए। कानोडिया पुरोहितान क्षेत्र निवासी मोहन सिंह के घर में चोरी की गई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। और चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, जिस तरीके से चोरी के अंदर सोना, चांदी और नकदी लिखाई गई है, इसे देखकर लगता है कि पूरा घर जो है वो चोरों ने साफ कर दिया। जी आसिफ, अगर बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लगातार जो है चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और बड़ी चोरी की वारदात जो है वर्तमान में जो है देचू थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ पर पूर्व सैनिक मोहन सिंह के घर पर चोरों ने देर रात जो है नकदगनी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मोहन सिंह थे वो रात को बाहर सो रहे थे, अपने घर के बाहर, और उनकी पत्नी और बच्ची घर के अंदर सो रही थी। इस दौरान जो पीछे की जो दीवार है उस पर बनी विंडो को तोड़कर लगभग एक अंदेशा जताया जा रहा है कि 4 चोर लगभग जो है जिनके पैरों के निशान के आधार पर ये जो है घर के निवासी बता रहे हैं कि 4 चोर अंदर घुसे और उन्होंने पूरे घर को साफ कर दिया। करीब 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी और 8 लाख रुपए नकदी जो उनके घर में थे वो सब कुछ लोग चुरा कर ले गए, जिसके बाद जो है देचू थाने में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।